बेटा लास्ट क्लास जो हमारी कंडक्ट हुई थी चैप्टर 16 ऑपरेटिंग सिस्टम में से दैट मीन्स रिवर्स पॉलिश रोटेशन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था, उसको हमने कवर कर लिया था, रिकॉर्ड करके रखा हुआ गया। अलबत्ता है क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं था तो इस वाले टॉपिक को हम इतना कनेक्ट नहीं कर सके थे। फॉर द सेक ऑफ दैट मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बेटा याद रखिएगा कि एक चीज़ कहलाती है प्रोसेस की स्केड्यूलिंग, कि प्रोसेस को शेड्यूल कैसे करना है, स्केड्यूल कैसे करना है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, एक माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को आपको शेड्यूल कैसे करना है, रन कैसे करवाना है, वैसे बारी एक चीज़ तो ये थी। उससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी जिसमें हमने सीखने की कोशिश की थी कि आपके पास प्रोसेस की स्टेट्स कौन सी होती है। जब जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक होने के बाद क्या बन जाता है, वो प्रोसेस बन जाता है। भाई प्रोग्राम और प्रोसेस का फ़र्क भी हमने डिस्कस किया था ना, और देखा था पास पेपर में 1 से 2 नंबर की इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो जैसे किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हो वो हार्ड ड्राइव से या सेकेंडरी स्टोरेज से या स्मार्टफोन की EEPROM से लोड हो जाता है रैम पर, तो वो कहलाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस की स्टेट्स कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ों को डील कर रहा होगा, उसको पता होता है कि यार प्रोसेस की स्टेट जो भी मेरे पास एप्लीकेशन रन हो रही है, आपका iOS एंड्रॉइड विंडोज़ एप्लीकेशन को रन कैसे कराएगा, उसको स्टेट्स का पता होना चाहिए। रेडी स्टेट में रनिंग स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में। तो एक प्रोसेस की स्टेट्स का पता होना चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन सा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इन दोनों चीज़ों का नॉलेज होते हुए तुम लोग डिस्कस कर सकते हो इस तरह के एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो रनिंग से रेडी स्टेट में क्यों गया। सही। इसी तरह से रेडी से रनिंग में कैसे चला गया। अभी आपकी जो टोटल डिस्क्रिप्शन है ना, कम से कम 6 मार्क्स की, बिल्कुल 6 मार्क्स की होगी, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 2 मार्क्स की बनती है। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कीपिंग इन योर माइंड कि आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी पता है, आपको प्रोसेस की स्टेट्स भी पता है। रनिंग से रेडी क्यों जाए, एक प्रोसेस है, वो चल रहा है, वो शेड्यूल हुआ है, इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको रनिंग से उठा के वापस रेडी स्टेट में क्यों भेजाएगा? गलत लिमिटेड टाइम, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। उसका मास्टर तो मैं समझ गया, तुम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन में केवल सिंगल लाइन में डिफाइन करो क्या होता है। हाँ ये कीवर्ड अच्छा है। ओके, राउंड रॉबिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम इज गिवन टू एवरी प्रोसेस। इसके लिए और कीवर्ड है बड़ा अच्छा, फिक्स टाइम क्वांटम। एवरी प्रोसेस इज गिवन अ फिक्स टाइम क्वांटम। ठीक है, तो उसको अब जब वो रन करके देखा ना, तो प्रोसेस है वो रन होना चाहता है, उसको चाहिए 15 साइकिल्स, अभी सिर्फ 5 साइकिल्स हुआ है। लेकिन डिसाइड ये किया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड कर दिया कि हम राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करें। माइक्रो प्रोसेसर हर प्रोसेस को 5 साइकिल रन करेगा, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, फिक्स टाइम क्वांटम। तो एक प्रोसेस इसको चलना 15 साइकिल था, लेकिन 5 साइकिल चलने के बाद चलना चाह रहा है, कोई इंटरप्ट नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, रनिंग से दोबारा रेडी में भेजेंगे, और रेडी से जो उसके बाद वाला प्रोसेस जो कि रेडी स्टेट में मौजूद होगा उसको शेड्यूल कर देंगे रनिंग स्टेट के अंदर। तो इसको भी 5 साइकिल चलाएगा, उसको भी वापस भेज जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी सारे प्रोसेस चलते रहेंगे। रनिंग से रेडी में इसलिए भेजना चाहता है कि जब गिवन टाइम क्वांटम प्रोसेस को दिया हुआ एग्जॉस्ट हो जाता है। 2 कीवर्ड आ गए काफ़ी है। सारे से रीज़न हम प्रोसेस को भेज देते हैं रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर। बेटा रेडी से रनिंग में क्यों आता है, और देखो हमसे इसको तुम पूरी तरह पता कनेक्ट कैसे कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि यार ये फिक्स टाइम क्वांटम क्या होता है। सही है, और प्रोसेस रन हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, तो रन होते होते वापस रनिंग में क्यों भेजेगा, तो ये चीज़ चल रही है,
इसके लिए पूरी एक डॉक्टर वाली एग्जाम्पल और डेंटिस्ट वाली एग्जाम्पल कोट की थी। किस तरह से पेशेंट एक डेंटिस्ट के पास गया हुआ है, लेकिन अभी उसका जो है वो इलाज कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको वापस पीछे रिसेप्शन के पास जो वेटिंग एरिया वहाँ भेज दिया, रेडी स्ट्रेटमेंट वेटिंग एरिया के अंदर, बिल्कुल रेडी से वेटिंग एरिया। देखो दोबारा भी इंतजार करो, दूसरे बंदे को अंदर भेज दो। तो जब रिसेप्शनिस्ट होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को आगे भेज देगा डेंटिस्ट के कुछ साल जब मैंने ऐसे शादी बारी से जबरदस्त। हाँ वो एग्जाम्पल तुम रोटी वाली बना लो, आइसक्रीम वाली बना लो, लाही में ये बना लो, कोई भी बना लो। अच्छा बेटा रेडी टू रनिंग, तो मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड दे दिया, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेटा इसको घर पे आप खुद कंप्लीट करो। देखो एक कीवर्ड ले लो आप, फिक्स टाइम क्वांटम। The given fixed time quantum is exhausted. Hence, the process is moved. The process still wanted to continue, but that process will be sent from running to ready state. So there it will wait to wait for its next turn. लंबे भी कर सकते हो, थोड़ा सा 2 सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट करोगे वो भी चलेगा। फिक्स टाइम क्वांटम, गिवन टाइम इज एग्जॉस्टेड। ठीक है। अच्छा बेटा रेडी टू रनिंग, the process is already waiting in the ready state, waiting for its turn, waiting for its turn। इसको इसका कीवर्ड तुम इस तरह से ले सकते हो, वेटिंग इन अ क्यू। बेटा क्यू में अपना इंतजार कर रहा हूँ, रेडी स्टेट के अंदर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, इतनी डिटेल में जाना है जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। वेटिंग इन अ क्यू, as soon the process as soon as the schedule time is allocated, ठीक है बेटा। वेट प्रोसेस क्या कर रहा है, जो है ना वेट कर रहा है, वेटिंग यू हैव वर्किंग। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको टाइम एलोकेट कर दिया किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेज ऑफ से जो भी, उसको वो शेड्यूल हो गया, उसको उसका टाइम मिल गया, उसकी बारी आ गई, तो उसको क्या करेंगे, आगे से रनिंग स्ट्रेट पे आ गए। समझ गए बेटा। देखो याद रखना AS में A2 में दोनों में, कंप्यूटर साइंस में पेपर 1 में पेपर 3 में बच्चा कहता है कि भर कर आया हूँ पेपर, नंबर नहीं मतलब ये लेवल्स जो है ना, उसको बड़ी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, इस तरह के सेंटेंस कीवर्ड्स चाहिए होता है, फिर जाके आपको नंबर मिलता है। तो बेटा इसको तुम किस तरह से कर पाओगे, इस तरह की क्वेश्चन वर्कबुक ऑलरेडी तुम लोगों को मिली नहीं है, उसके तो इस तरह के ना 3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ, तो हर एंगल से जब तुम उस क्वेश्चन को एक टॉपिक को कर चुके होंगे ना, तो फिर अब रेडी इनफ हो गएगा उसको सही एक अच्छे B.A.B.C ग्रेड वाला आप लिख कर। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस बेटा आपने खुद करनी है बेटा। रनिंग से ब्लॉक में ये आप उबैद वाली बात, प्रोसेस रन हो रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, a process requires an external help signal to continue। अब बेटा वो जो एक्सटर्नल सिग्नल है ना, इट कैन बी इंटरप्ट बेटा। सिग्नल इंटरप्ट क्या होती है, सिग्नल होती है ना। तो प्रोसेस चल रहा है, चलते चलते प्रोसेस शेड्यूल हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, वो चल रहा है, लेकिन प्रोसेस से क्या रहा है कि भाई मुझे अब इससे आगे काम चलाने के लिए ना मुझे कोई और एक एक्सटर्नल सिग्नल चाहिए, मुझे फाइल डाउनलोड चाहिए, मुझे यूज़र जो है ना वो नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा है, ओके पे क्लिक कर रहा है, सॉरी
इस तरह से कोई भी चीज़ जब उसको अटेंशन चाहिए होगी, कोई आयो इंटरप्ट चाहिए होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को उठा के रेडी ही नहीं भेजेंगे, बिकॉज वो रेडी नहीं, उसको तो पहले अपना कोई ना कोई इंटरप्ट चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक स्टेट में डालेंगे। ब्लॉक स्टेट में जाएगा, ब्लॉक स्टेट में जाने के बाद जब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोसेस था, आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन होते होते उसके अंदर ऑप्शन आ गया यानी नेक्स्ट की क्लिक होगा, इंस्टॉलेशन कंटिन्यू होगा। इस सूरत में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर्सन को उठा के डालता है ब्लॉक स्टेट में। यूजर पता नहीं कब नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट को क्लिक करेगा तो फिर उसको दोबारा रेडी स्टेट में डालेगा, दोबारा उसकी लाइन लगेगी जहाँ पे प्रोसेस बारी बारी स्केड्यूल होना शुरू हो जाएंगे। इसकी हमजा ने एक बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पे टास्क मैनेजर से देखी थी कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बारी बारी प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा होता है सीपीयू के ऊपर। तो इसके पीछे वही वाला सीन बना था फॉलो सॉलिड है ना। चले बट ये एक क्रिटिकल टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम का, थोड़ा थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को समझाना है, बट मैंने समझा दिया। अब हम वापस जाते हैं चैप्टर 16 के पास। 16 के अंदर अगली जो चीज़ मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ कि आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ी लंबी है, स्ट्रेस्ड है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट ट्रांसलेशन की ये वाली जो पिक्चर है ये कहीं और बनी हुई नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा एक वे है चीज़ों को याद रखने का। हमारे पास वो कोड जो कि किसी न किसी हाई लेवल या लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है लेकिन अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ होता, उसको कौन सा वाला कोड कहता है भाई? एक प्रोग्राम तुम्हें C++ जावा के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम नजर आ रही है, जावा में तुम प्रोग्राम लिखा भी दिख रहे हो, एप्लीकेशन बनी नहीं है, अभी कोडिंग कर रहे हो तो मेरे इंस्ट्रक्शन नजर आ रहे हैं, बेटा उसको कहते हैं सोर्स कोड। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो कि अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ, प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा है, सोर्स कोड प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिख लिया, बना लिया, बिल्कुल। तो जो उसने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या वो प्रोग्राम इटसेल्फ चल सकता है? नहीं, जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड तक के जाने का पूरा सफर है, तो हमने इस दफ़ा समझना है। सबसे जो पहला स्टेप हमारे पास आता है ना, वो कहलाता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड होता है वो वाला कोड जो कि प्रोसेसर पे चलने के लिए रेडी है। हम तो अपनी प्रोग्रामिंग VB.NET पे PyCharm के अंदर हम तो क्लिक करता है कंपाइल के ऊपर और टक करके वो कंपाइल कर देता है, लेकिन वो सेकंड्स के अंदर ना उसको मिली जगह नहीं सेकंड्स लगता है कंपाइलेशन के अंदर। उसके पीछे स्टेप्स है, उस स्टेप समझ रहे हैं हम। पहला स्टेप कहलाता है लेक्सिकल एनालिसिस। ये जो लेक्सिकल एनालिसिस है ना, ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करके देखो यार। लेक्सिकल और टोकन का कॉन्सेप्ट, तो ये स्टार का मतलब है कि भैया प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस के बाद आ जाता है सिंटैक्स एनालिसिस। इसको भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा बैकस्नर फॉर्म, BNF। इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी है जिसमें साइटेंटिक और साइमेंटिक का थोड़ा सा जिक्र करेगा, लेकिन वो एक एक लाइन की डेफिनेशन हो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पारस ट्री का कॉन्सेप्ट, ट्री बैलेंसिंग। खैर बहरहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैकस्नर फॉर्म, उसका अच्छा खासा शेयर है। ये क्वेश्चन तकरीबन ऑलमोस्ट मस्ट आ रहा होता है, पास RPN वाला क्वेश्चन आ गया, BNF वाला क्वेश्चन आ गया, तो एक दो क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में से आता है। सिंटैक्स एनालिसिस के बाद हमारे पास आ जाता है कोड जनरेशन, पहले होती है
कोड जनरेट हो गया, ठीक है। कोड जनरेट होने के बाद आपके पास आखिरी कॉन्सेप्ट है कोड को ऑप्टिमाइज करना है। कोड तो बन गया, लेकिन कोड से उसको हम प्रोग्राम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को एफिशिएंट कैसे बना, वही काम मेरे, लेकिन प्रोसेसर की पावर कम लगे। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो फिर आपकी फाइनली कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड बेसिकली आपका कन्वर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। बीच में हमारे पास ये 4 स्टेप आ गए। ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। द कोड विच इज रेडी टू रन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर, सोर्स कोड, एनी हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्राम कोड विच आई हैव ट्रांसलेटेड हियर। अच्छा बेटा, कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, इसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हमारे पास ये, हालांकि कितने जुड़े हुए चीज़ें हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, लेकिन ये सारे टॉपिक ना एक दूसरे से मतलब एक्सप्लेन करने के लिए इंडिपेंडेंट है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोड ऑप्टिमाइजेशन पहले बता सकता हूँ, मैं तुम्हें BNF पहले बता दूँ, मैं तुम्हें इसके लेक्सिकल एनालिसिस पहले बता दूँ, ठीक है, बाद में तुम्हें बता दूँ पहले ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये काफ़ी फन है कि और सारी मज़े की चीज़ है, मतलब जितना ये बोरिंग लग रहा है ना उतना इंटरेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल में असेंबली लैंग्वेज हम उठा लेते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है और ये जल्दी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। आज तुम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लोगे। लेक्सिकल एनालिसिस भी छोटा है, BNF थोड़ा बड़ा। बैकस्लैश फॉर्म के अंदर उसका जो सिंटैक्स डायग्राम BNF भी है और फिर सिंटैक्स डायग्राम भी, वो थोड़ा सा टाइम टेक कर रहा है। असेंबली लैंग्वेज पहले कर लेते हैं, सबको आती है, आसान है। चलिए, असेंबली लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम पहले जिक्र कर लेते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन का। इसका यार हमें लेटेस्ट क्वेश्चन ढूंढना है कुछ, मेरे पास एक दो भी पुराने क्वेश्चन ही रखे हम। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, आपका कोड एफिशिएंट हो जाए, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाए। बेसिकली कहानी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कोड की। परफॉर्मेंस, इसके अंदर एक चीज मैं आपको बाद में जाके कराऊंगा पेपर 4 के लिए, वो कहलाती है बिग ओ नोटेशन। जब भी अभी हम एफिशिएंसी ऑफ कोड का जिक्र करते हैं तो बिग ओ नोटेशन का जिक्र करते हैं, लेकिन अभी खाली सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ कोड, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल असेंबली लैंग्वेज को सीखना। तो मैं असेंबली लैंग्वेज के कोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन मैं टेक्निकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल ना इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी ट्रिकी आ नहीं सकती, आएगी। तो इसको आपने बिल्कुल समझना है क्या ये कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या। हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है, ऊपर तो खैर बस एक बहुत सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि अगर आपके पास x असाइन टू a + b है, तो अगर आप इसको नीचे वाली इस दोनों लाइंस को अगर आप एफिशिएंट करके लिखना चाहें तो इसके अंदर एफिशिएंट, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसमें a b प्लस हो रहा है, फिर a b c तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट जनरेट हो रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 दफ़ा एडिशन परफॉर्म हो रही है, 1 2 3 एडिशन परफॉर्म हो रही है। तो इसको तुम एनहांस कैसे कर सकते हो, तुम इसको यूँ लिख सकते हो,
एक्स असाइन टू ए प्लस बी, बैक कैसे लिखेंगे? वाई असाइन टू एक्स प्लस सी। तो आपकी पूरा एक दफ़ा जो पूरा एडेड सर्किट था ना वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आप दो दफ़ा एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या होगी? ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई। अब नीचे से ऑप्टिमाइजेशन को मैं रिफ्लेक्ट करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इसके लिए मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ, बट इसको एक दफ़ा समझ लेना बस। इसको ना थोड़ा सा इसको उठा के पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसको हम यहाँ पे लेकर आ गए। ऑलराइट, इसको एक ही दफा कर रहा है वॉइस। देखो भाई, लेट मी ड्रॉ ए स्मॉल, अ वेरी स्मॉल रैम, जिसके अंदर हमारे पास कुछ एड्रेसेस मौजूद हैं। बेटा इसके अंदर हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे ना कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं, इसको देख के कर लेता है। यार मुझे बताओ सबसे पहले बेटा एड्रेस क्या लिखा हुआ है? 436। ज़रा मुझे लाइन में बताओ कि 436 के बाद क्या आ रहा है? 437 के बाद, उसके बाद 612 के बाद, उसके बाद बस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एड्रेसेस हैं मेमोरी के अंदर। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 436 के ऊपर कोई वैल्यू रखी हुई है 10, 437 के ऊपर रखी हुई है 20, 438 पे रखी हुई है 15। सपोज करिए, हमें पता है कि जब भी असेंबली लैंग्वेज की कोई भी कमांड रन होती है तो वैल्यू कहाँ के स्टोर होती है? एक्यूमुलेटर के अंदर। ऐसे ही है ना? अच्छा चलिए जी, अब इस प्रोग्राम को रन करता है। आपने खुद ही नोटिस करना है कि और ऑप्टिमाइजेशन कहाँ होगी। सबसे पहले जब मैं LDD 436 करूँगा तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा? 436 के ऊपर रखी हुई वैल्यू 10 लोड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऐड का पोर्शन परफॉर्म करूँगा 437, तो 437 की वैल्यू होगा क्या? एक्यूमुलेटर में फाइल वैल्यू क्या स्टोर होगा? ऐड क्या करते हैं? ऐड की कमांड करती है, जो चीज़ 436 पे रखी हुई है उसको ऐड कर दो 437 पे रखी हुई वैल्यू के साथ। ऐड 437 का मतलब 437 पे रखी हुई वैल्यू एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू के साथ ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगा। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन रन होगी आपके पास हो जाएगा 30, सही है? अच्छा 30 हो गया आपके पास, सही है। इस जगह के ऊपर आपके पास ये दो कमांड रन करने के बाद आपके पास वैल्यू 30 आ चुकी थी। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया? उसको 612 पे स्टोर कर दिया। 612 पे क्या स्टोर हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 30 स्टोर हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं दोबारा 436 से लोड करो, तो दोबारा क्या करेगा? एक बार फिर लोड करेगा 10 को, फिर दोबारा वो क्या करेगा? ऐड 437 करेगा तो क्या हो जाएगा? 30। उसके बाद फिर 30 करने के बाद फिर ऐड कर रहा है उसके अंदर 438 पे रखी हुई वैल्यू 15, तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? हमें तो पता था कि हमारे पास पहली दो कमांड रन करके 30 आ चुका है, उस वक्त एक्यूमुलेटर में 30 रखा हुआ था, तो इन दोनों कमांड को रन करके इसको स्टोर करके हम डायरेक्ट क्या करते? ऐड 438 कर देते हैं, इसके बाद तो हमें रिजल्ट वही मिलता है ना। अब देखो ये लास्ट इसको करेगा और करने के बाद हमें 45 स्टोर करना देगा। अब अगर मैं नीचे यहाँ पे कमांड्स लिख देता हूँ इस तरह से, LDD 436 ऐड 437 स्टोर 612 ऐड। अब इसके गौर से देखिएगा बेटा, ऐड 438 स्टोर 613। मुझे बताओ
अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन की जगह पे मैं 1 2 3 4 5 लाइन देखूँ, क्या ये मेरे पास पूरी चीज़ ऐसे बनेगी? इसको टेक्निकली समझना आपको। इन लाइन्स को अगर तुम रन करते हो तुम्हें अगर रिजल्ट वही मिलता है तो उसका मतलब ये तुम्हारा ज़्यादा एफिशिएंट तरीका। देखो अक्सर जो हम कुछ टीचर बता देते हैं ना, यार जो लाइन रिपीट हो रही है ना उनको निकाल दो। वो बोलेगा अच्छा यार, बच्चा बोलेगा यार ये तो नश हो गया, एल 436 था, दोबारा आ रहा है, इसको निकाल दो, एड 437 था। लेकिन बेटा दिस इज नॉट द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। ये तो वो हिट एंड रन वाला तरीका, क्या उसको बोलेंगे, तुक्का मारने वाला, सही है, हिट एंड ट्रायल वाली, हिट एंड ट्रायल, सही है। हो गया। फिर भी इंग्लिश में मिस्टेक करें तो अनाइल से क्वेश्चन। तो बेटा ये चीज़ कहलाती है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अगेन इसके ऊपर मत रहिएगा, क्योंकि आई रिमेंबर मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करूँगा निकाल के तुम्हारे साथ शेयर करूँ। ऑप्टिमाइजेशन भी है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसके अलावा भी इसको ये वाला नॉलेज चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे बेटा। मैं ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी बहुत बातें आपको और बता देता हूँ। अगेन दे आर वेरी इजी टू लर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक चीज़ पूछी हुई है कि द फाइनल स्टेज ऑफ कंपाइलेशन इज ऑप्टिमाइजेशन। देयर आर a number of reasons in performing optimization. One reason is to produce code that minimize amount of memory use. State another reason for the optimization of the code: to enhance the performance of the program. So the code may run faster. It may take less time. सही है ना। एक तो आप मेमोरी बचा रहे हो क्योंकि वो स्पेस कम होगा, जैसे परफॉर्मेंस बढ़ गई ना, कम लाइन में वो ज़्यादा तेजी से चला। What could a compiler do? बेटा इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए वो क्या कर सकता है? अच्छा तो बेटा इसको क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेगा? ए असाइड टू बी प्लस क्या लिख देगा। तो ये वाली चीज़ बेटा आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर देख लो, क्योंकि अभी हमने ये वाला काम किया है ना, तो इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। This stage removes any comments in the program source code. Source code में से जो है वो comments को remove करता है। खैर वो हमें पता है, लेकिन हम बाद में करते हैं। This stage could be ignored. कौन सी वाली स्टेज है इसकी? इसको इग्नोर करके भी तुम्हारा काम हो जाएगा, चलेगा प्रोग्राम, आउटपुट देगा ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन को अगर आप रिमूव भी कर देते हो ना तो क्या होगा? एफिशिएंट नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा। This stage checks the grammar of the program. Everybody knows this. Syntax analysis. This stage produces a tokenized, but a token का word मैंने किसके साथ यूज किया था? पहले में lexical analysis के साथ, ठीक है। और this stage removes, जब भी कोड जनरेट होता है तो वो क्या करता है? कमेंट्स को रिमूव कर देता है। अच्छा ये वाला हो गया बेटा। एक इस तरह का क्वेश्चन और करना चाहिए। This stage can improve the time taken to execute. Everybody knows this. This stage produce object code. But the object code कौन produce करेगा? This stage makes use of tree. मैंने tree का tree parsing syntax analysis के साथ, इसी वजह से मैंने लिखा था वहाँ पे। This stage contains symbols in the symbol table, lexical analysis. इसकी जब मैं lexical analysis करके दिखाऊंगा तो उसने दोबारा सिंबल टेबल बनाएंगे, जैसे ये बना रहे थे, ठीक है।